नदियों को क्रेडल्स ऑफ द सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अगर हम नदियों को ध्यान से देखते हैं तो हमें सभ्यताओं के विकास का क्रम समझ में आता है और आज इसी श्रृंखला में हम लोग देखने वाले हैं बिहार की नदियां। और नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आज जब हम बिहार की नदियों का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं और यह अध्ययन भाग 1 और भाग 2 के माध्यम से पूर्ण करेंगे। आज भाग 1 में हम बिहार की नदियों का एक जनरल डिस्क्रिप्शन लेंगे, एक साधारण परिचय लेंगे और यह भी देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख नदियां इस समय बिहार में चल रही हैं और उन नदियों का पश्चिम से लेकर पूर्व तक का क्या क्रम है। उत्तर और दक्षिण में नदियों के आधार पर बिहार को किस प्रकार से विभाजित करा गया है और जो हमने बिहार का भौतिक संरचना देखी है उसके आधार पर बिहार के राजनीतिक मैप का अध्ययन करते हुए, राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करते हुए हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में चल रही है। और दूसरे ही भाग में फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन सी नदी पर कौन से प्रमुख क्षेत्र स्थित है और कौन सी नदी क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसल होने वाली होती है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगर हम प्रारंभ करेंगे तो हम देखेंगे बिहार के राजनीतिक मैप को, और ये वही राजनीतिक मैप है जो पिछले कई लेक्चर से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं। मैंने इसको चेंज नहीं करा है ताकि एक माइंड मैप, पूरी मन की जो स्मृति है वो हमारे पास इसकी एक संरक्षित अवस्था में रहे, यानी कि ये हमारे पास एक सेव्ड फाइल की तरह हमारे माइंड में हो जाए। इसका माइंड मैप पूरी तरीके से खाका हम लोग के सामने खिंच के आ जाए, इसलिए मैं निरंतर इसी मैप को यूज करता चला रहा हूँ। तो अगर हम बिहार की स्थिति को देखते हैं पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग, तो हमको ये पता था कि जब हम इस पॉलिटिकल मैप पे इसके ज्योग्राफिकल मैप या फिजिकल डिवीजन को देखेंगे तो हमको पता था उत्तर का मैदानी क्षेत्र है और ये तराई का क्षेत्र मिल रहा था, बीच में पूरा बिहार का मैदानी क्षेत्र मिलता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र है, फिर ये तराई का क्षेत्र है, बीच में हमको पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र मिलता है और दक्षिण की तरफ हमको पठारी क्षेत्र की एक संकीर्ण भूमि पट्टी मिलती है। यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो कैमूर था, रोहतास था, औरंगाबाद तक गया था, पूरे के दक्षिणी क्षेत्र की बेल्ट में आते हैं। और अगर हम गंगा की स्थिति देखेंगे तो गंगा हमारे पास यहां से होकर निकलती है और इस प्रकार से बिहार को पूरे नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करती है। तो गंगा के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी बिहार और दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी बिहार कहलाता है। इस पॉलिटिकल मैप को आप ध्यान में रख लीजिए क्योंकि हम इसकी लगातार स्टडी करते हैं। इस पे जो फिगर्स हैं वो लगातार फिगर बने हुए हैं। एक बार मैप को गो थ्रू करने से पहले अगर इसके फैक्ट्स को भी स्टडी कर लेंगे तो आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिहार के पर्सपेक्टिव में बनकर चली आती है। आइए अब देखते हैं कि इसकी कैसे हम स्टडी, बिहार की नदियों की स्टडी करेंगे। तो अगर बिहार की नदियों का हम वर्गीकरण करते हैं तो बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित करा जाता है। एक आती है हमारे पास उत्तरी बिहार की नदियां और दूसरी आती है हमारे पास दक्षिणी बिहार की नदियां। मैंने कहा जो गंगा के उत्तर का क्षेत्र है हमें उत्तरी बिहार की नदियां मिल जाएंगी और जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है वहां पे हमारे पास दक्षिणी बिहार की नदियां मिल जाएंगी। दक्षिणी बिहार की नदी में हमारे पास सोन, पुनपुन, फल्गुन, मोहना और क्यूल नदी आती है। और अगर हमने सोन और क्यूल को स्टडी करा तो हमको पता लगता था कि सोन और क्यूल के बीच में हमारे पास एक क्षेत्र मिलता है और उसके आगे फिर हमारे पास अंग के मैदान मिलते हैं। तो वो भोजपुर का क्षेत्र हो, सोन के दोआब का क्षेत्र हो या अंग के मैदान हो, ये सारे के सारे हमें बिहार में दक्षिण की तरफ मिल जाते हैं। उत्तरी बिहार की नदी में हमारे पास सरयू महत्वपूर्ण नदी है, यही अयोध्या से होकर निकलती है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला और ये है कमला और भारदहा, कोसी और महानंदा, ये प्रमुख नदियां उत्तरी बिहार के नदी तंत्र का अंग बन के निकलती हैं। अगर हम उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमको फिर ये पता लगता है कि जो उत्तरी बिहार है उसमें नदियों की संख्या अधिक है और जो दक्षिण बिहार है उसमें नदियों की संख्या कम है। तो अगर उत्तरी बिहार में नदियों की संख्या अधिक है तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी हो गया कि उत्तरी बिहार में हमारे पास जल की उपलब्धता अधिक है और दक्षिणी बिहार में जल की उपलब्धता हमारे पास कम है। इसलिए जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होगा वो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है वो हमारे पास दक्षिणी बिहार का क्षेत्र आता है। अब हम इसको और कैटेगराइज, इसका और वर्गीकरण करते हैं। अगर हम भारत को जल विभाजक के रूप में, भारत के जल विभाजन के रूप में भारत के जल का विभाजन करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमारे पास नॉर्थ में है हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र और दक्षिण की तरफ है हमारे पास प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब जो हिमालय नदी तंत्र है इसके पास अपने दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है कि ग्लेशियर का पिघलना, हिमनद का पिघलना है, दूसरा स्रोत है दक्षिण पश्चिम मानसून का आना। लेकिन जब हम प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रमुख स्रोत है, वो है दक्षिण पश्चिम मानसून का आना। क्योंकि इनकी हाइट इतनी ऊंची नहीं है इसलिए यहाँ पे ग्लेशियर का फॉर्मेशन भी नहीं है, और अगर ग्लेशियर का फॉर्मेशन नहीं है तो इनका जो पहला रिसोर्स है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर
हिम का पिघलना, वो स्रोत इनके पास समाप्त हो जाता है, यानी कि यह नदियां अपने एक ही स्रोत पर जीवित रहती हैं, और वो कहलाता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून का आना। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून का यहाँ पे आना है तो इसी कारण से बोला जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सी नदियां ऐसी होती हैं जो ऋतु आधारित होती हैं, सीजनल्स होती हैं, एक पर्टिकुलर समय पर ही वर्ष भर में ये अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, पूर्ण क्षमता के साथ बहती हैं, नहीं तो या तो विलुप्त हो जाती हैं या कुछ समय के लिए सूख जाती हैं, या उनकी धारा बहुत ही संकीर्ण में परिवर्तित हो जाती है, एक बहुत छोटी पट्टी सी बेल्ट के रूप में, बस पानी के नाम पर पानी बहता रहता है, लेकिन आप उसको नदी के रूप में, प्रॉपर नदी के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर नदी का वर्गीकरण करते हैं बिहार में, तो हमको उत्तरी बिहार की नदी और दक्षिण बिहार की नदियां मिलती हैं। तो जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है पूरा का पूरा, वो उत्तरी बिहार का क्षेत्र होता है। दक्षिण बिहार का क्षेत्र अपने आप में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है, इनफैक्ट दक्षिण बिहार का क्षेत्र जो है अपने सूखाग्रस्त क्षेत्र में इसकी गणना अधिक रूप से होती है। और अगर आप दक्षिण बिहार की नदियों का देखेंगे तो दक्षिण बिहार की नदियों में आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मिलेगा, जिसमें सबसे प्रमुख नदी आपकी सोन बनकर निकलती है, जबकि उत्तर भारत की नदी में गंगा से इतर जो सबसे प्रमुख नदी बनकर निकलती है वो घाघरा, गंडक और कोसी बनकर निकलती है, और महानंदा, ये चार प्रमुख नदी होती है। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी निकल के आती है वो निकल के आती है अपनी कोसी। तो इस प्रकार से ये बिहार की नदियों का विभाजन हमको उत्तर और दक्षिण के रूप में देखने को मिलता है। अब अगर हम साधारण रूप से बिहार का मैप देखते हैं तो हमको ये पता लगा कि हमारे पास ये नदी आ गई सोन, ठीक है? तो ये नदी आ गई हमारे पास सोन, ये आ गई पुनपुन, फल्गुन और क्यूल। ये हमने चार प्रमुख नदियां देखी थी दक्षिण भारत के क्षेत्र पर। और अगर हम उत्तर भारत की तरफ देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्र में हमारे पास ये आ गई है गंगा, फिर सरयू, गंडक, फिर हमारे पास बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी, और अंत में हमारे पास मिलती है महानंदा। तो अगर हम उत्तरी भारत की नदियों का देखते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब में हमारे पास सबसे पहले मिलेगी महानंदा, और पश्चिम में हमारे पास सबसे अंत में मिलेगी सरयू। मैं सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद हमको मिल जाती है गंगा। अगर कुल नदियों की अवस्थिति की बात करी जाएगी तो पूरब में सबसे पूर्व में हमारे पास महानंदा है, और पश्चिम में हमारे पास सरयू या घाघरा चल रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो दक्षिण भारत के सबसे पश्चिम में हमको मिलेगी सोन, और सबसे पूर्व में हमको मिल जाएगी क्यूल नदी, और इसके बीच में हमारे पास पुनपुन, फागन और मोहना नदी मिल जाती है। और इस प्रकार से ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, और 7 और 5, 1 2 3 4 5, 5, ये 7 और 5 नदियां कुल मिला के 12 नदियां हो जाती हैं। और ये 12 नदियां ही बिहार के भूगोल का निर्धारण करती हैं। तो अगर आप दक्षिण और उत्तरी बिहार की नदियों का विभाजन करते हैं तो अब आइए पहले हम इसके उत्तरी बिहार की नदियों का एक अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है? अगर उत्तरी बिहार की नदियों का अध्ययन करते हैं तो ये मैप हमारे पास थोड़े अच्छे रूप से दिखाई देता है। हम इसी पे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। जब इस पे हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, ये हमारे पास होगी घाघरा, और ये हो गई हमारे पास गंगा। ये हमारे पास हो गई गंगा, और ये है हमारे पास घाघरा नदी, जिसको हमने बोला सरयू नदी। इसके बाद हमारे पास प्रमुख नदी आती है गंडक। दूसरी नदी कौन सी आती है? गंडक। अब देख लीजिए, इसके बीच में जो मुख्य जिला हमारे पास पड़ता है वो पड़ता है गोपालगंज, एक सिवान और एक सारण, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास मध्य में जिला पड़ेगा गोपालगंज, सिवान और सारण। इसके बाद आ जाती है हमारे पास गंडक। गंडक के बाद हमारे पास जो दूसरी नदी आती है वो हमारे पास आती है बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच में हमारे पास जो मुख्य सिटी पड़ जाती है वो पड़ जाती है वैशाली और मुजफ्फरनगर। इसके बाद बूढ़ी गंडक के बाद हमारे पास पड़ेगा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अब ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण किस फसल के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि पूरे बिहार के एग्रोक्लिमेटिक जोन की स्टडी हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र के अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एक महत्वपूर्ण जिला सामने बनकर आते हैं, ठीक है? फिर आ जाते हैं बूढ़ी गंगा के बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और फिर हमारे पास आ जाती है बातेश्वर, ये हमारे पास नेपाल, और फिर ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण नदी पड़ती है, इस नदी का नाम है बागमती, ठीक है? बागमती, और फिर हमारे पास ये नदी आती है कमला। अब ध्यान दीजिए, बागमती और कमला, कमला बागमती में मिली, बागमती कमला में मिली, तो कमला बागमती मिलती है, और फिर ये पूरी नदी अपने आप में जाके मिल जाती है आपके कोसी नदी में। और कोसी नदी को ही बिहार का दुख कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। अब कोसी से लेके महानंदा तक
कोसी से लेके महानंदा तक हमारे पास जो क्षेत्र पड़ेगा उसमें हमारे पास सहरसा, मधेपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पड़ेगा। और पूर्णिया में हमको पता था, अगर हमने पूर्णिया के शिक्षा के आधार पर इसकी जो हमने स्टडी करी थी फैक्ट्स बेस पे, तो उसमें पूर्णिया में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास निकल कर आया था। और पूर्णिया पप्पू यादव का क्षेत्र है, जो राजनीतिक रूप से बिहार के एक महत्वपूर्ण नेता हो जाते हैं। तो उनके क्षेत्र में महिला शिक्षा की क्या स्थिति है, इसका फैक्ट्स मैं आपको बता चुका था। अब आप स्टडी करके बताइए, जो लास्ट लेक्चर्स है उनके थ्रू गो थ्रू हो जाइए और पता करें कि पूर्णिया में महिला साक्षरता दर की क्या स्थिति अपने आप में रहती है। फिर किशनगंज को क्रॉस करते हैं, और किशनगंज में हमको पता था कि बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके अगेंस्ट उत्तर पूर्व में सबसे अधिक वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। तो आपको ये भी बताना है कि बिहार का दक्षिण पश्चिम का ऐसा कौन सा जिला था जिसमें सबसे कम वर्षा का स्तर हमने वहां पर देखा था। तो इस प्रकार से महानंदा और कोसी, कोसी बिहार का दुख, और इनके बीच में जो हमारे पास पड़ेगा वो सुपौल पड़ेगा, अररिया पड़ेगा, सहरसा, मधेपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ये मुख्य सिटीज हैं या मुख्य जिले हैं जो इन दो नदियों के बीच में हमारे पास निकल कर आते हैं। और हम पहले कह चुके हैं कि टोटल 12 नदियां हैं जो बिहार के भूगोल का निर्धारण करती हैं। उन 12 नदियों में से जो ऊपर की 7 नदियां हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो 7 नदियों में हमारे पास हो गई घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कुमला, फिर कोसी, और फिर आपका ये हो गया महानंदा। और इस प्रकार से ये सारी की सारी नदियां अपने आप में उत्तर बिहार के भूगोल का निर्धारण करती हैं। अब अगर ये नदियों का मैप हम लोगों ने देख लिया है, जहां पर हम इन नदियों को पश्चिम से पूर्व अरेंज कर सकते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ अरेंज कर सकते हैं। तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो हमको पहले मिल जाएगी महानंदा, फिर हमको मिल जाएगी कोसी, फिर हमको मिल जाएगी कमला, फिर हमको मिल जाएगी बागमती, फिर हमको मिल जाएगी बूढ़ी गंडक, फिर गंडक, और फिर हमारे पास मिल जाएगी घाघरा। तो घाघरा पश्चिम की तरफ, महानंदा पूर्व की तरफ, महानंदा पूर्व की तरफ और घाघरा पश्चिम की तरफ। पूरब से कोसी का जो स्थान पड़ेगा वो दूसरा पड़ेगा, और जो पश्चिम से कोसी का स्थान पड़ेगा वो छठा पड़ेगा। तो पूरब से कोसी का स्थान दूसरा और पश्चिम से कोसी का स्थान पड़ेगा छठा। अब आपको पता लगाना है, या आपको और मेरे को बताना है कि यहाँ पे मिथिला का क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि बिहार का पूरा भौतिक विभाजन मैं आप लोग को दे चुका हूं। तो जिसके आधार पर आप बताएंगे कि मिथिला का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र आता है। तो अगर इस उत्तर बिहार के क्षेत्र का हम लोग स्टडी कर चुके हैं मैप के थ्रू, तो अब यहाँ की नदियों का कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम दक्षिणी बिहार की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे पास है गंगा, और गंगा हमको पता है कि बिहार को बिल्कुल मध्य में से होकर निकलती है गंगा। तो गंगा को हम देखें तो गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री, उत्तराखंड में पड़ता है। और इसका जो मुहाना बनता है, जो इसका मुंह बनता है, वह पूरा का पूरा, एक सेकेंड, वह पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा अपना मुहाना बनाती है। गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में जो इसकी लंबाई है वह देखने वाली बात है कि बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 445 किलोमीटर देखने को हमको मिलती है। अब अगर 445 से ऊपर की कोई हम नदी देखते हैं तो बिहार में हमको कोई भी नदी 445 किलोमीटर से ऊपर की नहीं मिल रही है। 324 किलोमीटर हमारे पास महानंदा, ये बिहार और पश्चिम बंगाल में संयुक्त रूप में बताई गई है। तो इसके बाद हमारे पास जो सबसे लंबी नदी मिल रही है उसमें हमारे पास मिल रही है बागमती 394 किलोमीटर के साथ, जबकि कोसी की जो लंबाई है बिहार में वह केवल 260 किलोमीटर की है। तो यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा के बाद जो बिहार में हमको मिलती है वो बागमती मिलती है, क्योंकि 324 किलोमीटर के साथ, चूंकि ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर होकर निकलती है, तो इसको संयुक्त रूप से ही 324 किलोमीटर बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के रूप में ही यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो गंगा की कुल लंबाई निकली 445 किलोमीटर, और गंगा का क्षेत्रफल जो अपवाह तंत्र का इसमें जो बेसिन एरिया है वो है 15,165 किलोमीटर। इसके बाद हमको मिलती है गंडक, कहाँ मिलती है? अन्नपूर्णा श्रेणी। अब अगर अन्नपूर्णा श्रेणी को आप ढूंढने जाएंगे तो ये आपको नेपाल में मिलेगी। महाभारत श्रेणी के आसपास की हमने जितनी पीक्स करी थी उसमें हमको अन्नपूर्णा श्रेणी मिलेगी। मानग, मोठ और कुतांग नेपाल के मध्य तिब्बत में स्थित है। पहलेजा घाट, सोनपुर, गंगा, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है गंडक नदी? तो सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में गंगा में बनाती है। इसकी जो कुल लंबाई वो 630 किलोमीटर है, और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल एरिया जो कवर करती है वो 4188 किलोमीटर का कवर करती है।
अब तीसरी महत्वपूर्ण नदी आती है अपने पास घाघरा, और हमको पता था घाघरा पश्चिम की सबसे पूरी नदी है। तो घाघरा हमको मिलती है माचोंगचुंग हिमनद, नेपाल से निकली, यह भी नेपाल से आई, यह भी नेपाल से आई, छपरा के निकट गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो घाघरा नदी कहाँ पे बनाती है अपना मुहाना? छपरा के निकट गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है, और ये 2995 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल कैचमेंट एरिया बिहार में बना के चलती है। तो अगर हम घाघरा को देखें तो शायद ये एक ऐसी नदी है जिसकी सबसे कम लंबाई हमको बिहार में देखने को मिलती है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाती है, और बिहार की सबसे छोटी नमी लंबाई के आधार पर हमारे पास घाघरा हो जाती है। अब देखिए बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर। अब ये सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, ये आंसर आप मेरे को बताएंगे कि हमने सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ करी है। और जहाँ पे हमने सोमेश्वर पहाड़ी करी है वही बिहार के एक भौतिक विभाजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, और वहीं से निकलती है बूढ़ी गंगा, मुंगेर गंगा के निकट ये अपना मुहाना बनाती है, और ये रहा अपना मुंगेर। और मैंने कहा था मुंगेर का इतिहास आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मुंगेर का इतिहास बिहार के इतिहास के विषय में बहुत अधिक सूचनाएं हमको देता है। 320 किलोमीटर की कुल लंबाई है, और ये पूरी की पूरी 320 किलोमीटर बिहार में ही बहती है, यानी कि एक ऐसी नदी जिसकी उत्पत्ति बिहार में हुई और बिहार में ही समाप्त हो जाती है, पूरा का पूरा 320 किलोमीटर। तो ये बनता है हमारे पास एक सेपरेट क्वेश्चन। सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे छोटी नदी हमारे पास घाघरा, और एक ऐसी नदी जो बिहार में ही उत्पन्न हुई और बिहार में ही समाप्त हो गई, उसका नाम हुआ 320 किलोमीटर। और ये जो नदी है ये मुंगेर में जाके समाप्त होती है। कहाँ से उत्पन्न हो रही है? सोमेश्वर से। सोमेश्वर से बहती बहती मुंगेर तक आ जाती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका विस्तार है यह 320 किलोमीटर का अपने आप में आ जाता है। कुल क्षेत्रफल जो कवर करती है वो 6500 किलोमीटर का कवर करती है। इसके बाद आती है हमारे पास कमला, और ये महाभारत श्रेणी नेपाल में है। अब नेपाल में महाभारत श्रेणी है, आपको बताना है कि ये उच्च हिमालय की श्रेणी है या मध्य हिमालय की श्रेणी है। काठागोड़ा में कोसी नदी के निकट से निकलती है, कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, और बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है, और कुल क्षेत्रफल ये 4488 किलोमीटर का कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। राइट। तो सबसे लंबी नदी देख ली हमने, सबसे छोटी नदी देख ली लंबाई के आधार पर, एक ऐसी नदी जो बिहार में उत्पन्न हुई है, बिहार में समाप्त हो जाती है, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। फिर हमारे पास आती है कोसी। अच्छा, ये भी नेपाल से निकल रही है, ये भी नेपाल से निकल रही है, ये भी नेपाल से निकल रही है, बागमती भी नेपाल से निकल रही है, बूढ़ी गंडक नेपाल में, ये घाघरा फिर नेपाल से निकल गई है, और गंडक फिर नेपाल से निकल गई है, जबकि गंगा यमुनोत्री से उत्तराखंड से निकल के आ रही है। तो सारी की नदियां पहाड़ी क्षेत्र से निकल के आई, लेकिन अगर हम गंगा और बूढ़ी गंगा को छोड़ दें अभी तक की नदियों में, गंगा और बूढ़ी गंगा को छोड़ दें अभी तक की नदियों में, तो साई नदियों का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल में ही बन रहा है। काठागोड़ा में 120 किलोमीटर लंबी है, 4488 मीटर का क्षेत्रफल कवर करके आगे की ओर चलती है। अब कोसी, गोसाई स्थान सप्तकोशिका नेपाल, सप्तकोशिका क्योंकि नेपाल में इसको सप्तकोशी कहा जाता है, और साधारण रूप से बिहार में आके ये कोसी नदी कहलाती है। कुर्सला के निकट गंगा में, कुर्सला के निकट गंगा में जाके अपना मुहाना बना देती है। कुल लंबाई 720 किलोमीटर की है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर की है। 260 किलोमीटर की, लेकिन इतना हाई वॉल्यूम वाटर है इसमें, 260 किलोमीटर में इतना हाई वॉल्यूम वाटर है कि पूरे बिहार का ये दुख कहलाती है, यानी कि बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ये बिहार में आके स्ट्राइक करती है, और इस कारण से जो इसका कुल क्षेत्रफल बनता है वो 11,410 किलोमीटर का बिहार के अंतर्गत बनता है। अब एक अन्य महत्वपूर्ण नदी आती है हमारे पास महानंदा, और महानंदा को अगर हम देखेंगे तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है पश्चिम बंगाल में, वहां पे इसका उत्पत्ति स्थान है। मनिहारी कटिहार, और मनिहारी कटिहार के पास, और कटिहार को हमने देखा था कि सोन और महानंदा के बीच का हमारे पास ये क्षेत्र आता है, और वहां से पे हमारे पास ये सारी की सारी नदी आगे होकर निकल जाती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 360 किलोमीटर की है, और 324 किलोमीटर बिहार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से एक रूप से चलती है, और जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो 6150 किलोमीटर का आगे की ओर चलता है। ये हो गई हमारी उत्तरी बिहार की नदियां, ये हो गई हमारी टोटल की टोटल उत्तरी बिहार की नदियां। उन उत्तरी बिहार की नदियों में ये 7 नदियां जो हमने देखी हैं ये सहायक नदियां हैं, और ये 7 नदियां जिसकी सहायक नदियां हैं उस नदी का नाम है गंगा, और गंगा बिहार को उत्तर और दक्षिण की ओर विभाजित करती है। अब अगर हम दक्षिणी बिहार की नदियां देखेंगे तो हमारे पास है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु और अज्जर।
अब देखें अमरकंटक के पहाड़, सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से। अगर हम सोन की ज्योग्राफी को ध्यान से देखेंगे तो इसके पास हमें दो नदियां और मिलेंगी, एक मिलेगी हमारे पास नर्मदा और दूसरी मिलेगी हमारे पास महानंदा। अगर हम तीनों के डायरेक्शन को देखेंगे तो नर्मदा चली जाती है पश्चिम की ओर, महानंदा चली जाती है पूर्व की ओर, सोन चली जाती है उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर बहते बहते गंगा के साथ अपना मुहाना बनाती है। मनेर के निकट गंगा में जाकर अपना मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 784 किलोमीटर और बिहार में इनकी लंबाई है 202 किलोमीटर। 15,820 किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल ये अपने आप में कवर करती है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट देख लीजिए, और वो ट्रिकी पॉइंट ये है कि जो सोन अपना क्षेत्रफल देके चलती हैं बिहार के अंदर वो है 15,820 किलोमीटर का, जबकि बिहार में इनकी कुल लंबाई जो है 202 किलोमीटर है। जबकि गंगा का जो कुल क्षेत्रफल है वो 15,165 किलोमीटर है। कि गंगा के क्षेत्रफल से जो गंगा का आपवा तंत्र क्षेत्रफल है उसकी तुलना में सोन का जो आपवा तंत्र क्षेत्र है वो गंगा की तुलना में बड़ा है, जबकि इसकी लंबाई जो है गंगा से भी आधी है। तो इसका अर्थ हम ये पता लगता है कि गंगा बहुत बड़े स्तर पर पूरे बिहार को कवर करते हुए आगे की वो सॉरी सोन एक बड़े स्तर पर पूरे बिहार को कवर करते हुए आगे की ओर चलती है। पुनपुन नदी, छोटा नागपुर पठार, पलामू, फुतुहा के निकट गंगा नदी में कुल लंबाई 200 किलोमीटर और बिहार में इनकी लंबाई की गणना नहीं है। 8,530 किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल ये अपने आप में लेती है। कर्मनाशा नदी, विंध्या पहाड़ी, हम जानते हैं कि विंध्या और सतपुरा हमने देखे हैं जो सेंट्रल इंडिया के पर्वतीय क्षेत्र हैं, मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं। चौसा के निकट गंगा में अपना मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 192 किलोमीटर होती है। क्षेत्रफल का इनका आधार नहीं है। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है हजारीबाग, और हम जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार में हजारीबाग और रांची का प्लेटू का विभाजन है, हजारीबाग से निकलती है। मोकामा टाल क्षेत्र गंगा में 235 किलोमीटर से कुल लंबाई है, और बाटपई अजय नदी है जमुई के निकट पश्चिम बंगाल में और कुल लंबाई है इसकी 288 किलोमीटर। इसलिए अगर आप इन नदियों का भी आकलन देखेंगे तो यहाँ पे तो इनकी लंबाई भी ठीक प्रकार से मेंशन नहीं करी गई है। हाँ, बस हमको ये फैक्ट देखने को मिल जाता है कि दक्षिण के नदियों की तुलना में एक ऐसी वो सॉरी उत्तर के मैदान की तुलना में या उत्तर के मैदान की नदियों की तुलना में एक ऐसी नदी जो बिहार के दक्षिणी मैदान में बहती है, लेकिन उसका जो आपवा तंत्र का जो कुल क्षेत्रफल है वो उत्तर मैदान की गंगा की नदी से भी अधिक हो जाता है, और उसका जो कुल क्षेत्रफल निकल के आता है वो 15,820 किलोमीटर का निकल के आता है। तो इस प्रकार से गंगा, बिहार की जो मुख्य नदी है वो गंगा है। जिस नदी के पास अपने सबसे बड़ा आपवा क्षेत्रफल है वो सोन है। ऐसी नदी जो बिहार की सबसे लंबी नदी है वो गंगा हो जाती है 445 किलोमीटर के साथ, और ऐसी नदी जो बिहार की सबसे छोटी नदी है वो हो जाती है अपने पास घाघरा। ऐसी नदी जो बिहार में ही उत्पन्न हुई और बिहार में समाप्त हो गई वो जाती है आपके पास बूढ़ी गंडक। और इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों का यह एक विभाजन हमको देखने को मिलता है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में डिटेल मैप की स्टडी करेंगे दक्षिणी बिहार की नदियों का, क्योंकि हमने इसके उत्पत्ति स्थान और इनके जो वाटर डिस्चार्ज मुहाना का क्षेत्र उसको स्टडी कर लिया है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक सिटीज और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बने रहेगा चहल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आपकी अभी भी कोई प्रश्न है तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका समाधान पूर्वक आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लेगा, और जब तक अगले लेक्चर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।